हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि एनवायरनमेंट की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका पार्ट 12 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। देखिए शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से। टॉपिक कहता है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020 के बारे में। शॉर्ट फॉर्म देख लीजिएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म है सोफो। कई जगह पे अगर मैं सोफो वर्ड का यूज करूं तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो भाई खबर न्यूज में क्यों रही, पहले तो ये जान लेते हैं। तो हुआ क्या कि रिसेंटली जो हमारा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है ना, यूएनईपी, और उसके साथ यहाँ पे एफएओ मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने ही मिल के यहाँ पे रिलीज करा एक रिपोर्ट, और जिसका टाइटल था यही जो यहाँ लिखा है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020, मतलब सोफो। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई किसने किसने रिलीज करी। अब रिपोर्ट के बारे में थोड़ी जानकारी आइए ली जाए। तो देखिए ये देखती है कि आखिरकार जो फॉरेस्ट होते हैं और जो उनको यूज करते हैं लोग या मैनेज करते हैं, जो फॉरेस्ट को यूज लोग, वो कितना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, कितना अपना योगदान दे रहे हैं कंजर्व और सस्टेन करने में यूज इस बायोडायवर्सिटी का। समझे कितना इनका योगदान है। तो ये पूरा पूरा देखते एग्जामिन करते हैं। अब यही जो सोफो का इशू है ना, ये ड्रॉज है रिजल्ट पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 के ऊपर। अब आप कहेंगे ये फॉरेस्ट असेसमेंट जो रिसोर्स असेसमेंट है 2020 का, ये क्या है मैम। देखिए ये क्या करता है, ये एग्जामिन करता है कि स्टेटस और ट्रेंड्स क्या है। करीब 60 वेरिएबल्स का ये ध्यान में रखता है जो कि रिलेटेड होते हैं एक्सटेंट से, कैरेक्टरिस्टिक्स से, कंडीशन से, मैनेजमेंट से, यूज से, फॉरेस्ट के सारे करीब 236 कंट्रीज के और एरियाज के ओवर अ पीरियड ऑफ 1990 से लेके 2020 तक के लिए ये सब कुछ एग्जामिन करता है इनको। तो इतनी हम लोगों ने पूरी बात इतनी करके किनारे कर दी। अब लेकिन देखिए जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा, थोड़ा सा इसके बारे में आइए समझ लेते हैं। देखिए काफ़ी जानी मानी बॉडी है और ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है हमारे यूनाइटेड नेशंस की ना, जो किस उसमें काम करती है इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर, ताकि ये भुखमरी से लड़ा जा सके। इस फील्ड में काम करती है, फूड का नाम है तो समझ लीजिए कि काम तो उसी में ही करेगी। उद्देश्य क्या है इसका, गोल ये है कि फूड सिक्योरिटी को पाए सारे ही लोगों के लिए, और ये बात मतलब मुहैया कराए, बात मेक श्योर करे कि जो लोग हैं उनको हाई क्वालिटी फूड मिलता रहे टाइम टू टाइम, जिससे उनकी ज़िंदगी जो है वो एक्टिव रहे, उनकी लाइफ बढ़िया चले, है ना। और मतलब वो एकदम हेल्दी रहे, इसलिए ठीक है। इसको स्टैब्लिश किया गया था बच्चों 1945 में, और करीब इसके देखें तो 194 मेंबर कंट्रीज हैं इसके अंदर। इसका हेड क्वार्टर आपको रोम इटली के अंदर मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इसके बारे में आ गई होगी, बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए जिस बारे में हम बात कर रहे थे इस रिपोर्ट के बारे में, ठीक है, इस रिपोर्ट के बारे में, सोफो के बारे में जो हम बात कर रहे थे, इसने क्या पता लगाया पहले ये समझते हैं। देखिए इसने पहली चीज तो ये पता लगाई कि फॉरेस्ट के अंदर अगर हम देखें तो करीब 80% हैबिटेट है एम्बीफियन स्पीशीज का। तो जिनको एम्बीफियन स्पीशी नहीं बता दूं, देखिए ये स्मॉल वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनको पानी की ज़रूरत पड़ती है, या आप कह लो मॉइस्ट इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए। एक आम भाषा में बता दूं तो जैसे फ्रॉग्स होते हैं, टोड्स होते हैं, ये सब एम्बीफियंस में आते हैं। उसके साथ 75% बर्ड स्पीशीज रहती हैं फॉरेस्ट के अंदर, और करीब 68% अगर हम बात करें तो मैमल की स्पीशीज भी रहती हैं। अब देखिए करीब 60% सारे ही वास्कुलर प्लांट्स जो अगर हम बात करें तो ये भी फॉरेस्ट में ही, आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ही पाओगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉरेस्ट। और ये रिपोर्ट ने पता भी लगाया, फॉरेस्ट की बात करें तो पूरे वर्ल्ड का ग्लोबली अगर हम बात करें 31% एरिया कवर करते हैं, और करीब हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट आर फाउंड इन ओनली 5 कंट्रीज। देखो पूरे वर्ल्ड में
जो एरिया है वो फॉरेस्ट 31% कवर करते हैं, और इसमें से आधे फॉरेस्ट अगर हम देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको 5 कंट्रीज के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि एक आती है ब्राज़ील, दूसरी आती है कनाडा, तीसरी आती है चाइना, चौथी आती है रशिया और पांचवी आती है यूएस। और जैसा आप जानते हैं ब्राज़ील तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना? तो क्यों हो जाती है, ज़रा मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, क्यों ब्राज़ील इंपॉर्टेंट हो जाती है? अब देखिए, डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, इसने क्या पता लगाया कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन की बात करें, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की बात करें, तो 2015 और 20 के बीच में यहाँ पे जो डिफॉरेस्टेशन का रेट है वो कम देखने को मिला है एज कंपेयर टू 1990s। अगर हम 1990s से कंपेयर करें तो इस पीरियड में फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन का मतलब डिफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ों की जो कटाई हुई है फॉरेस्ट की, वो कम हुई है कंपेरेटिवली टू 1990। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, ये मेन वजह रही है डिफॉरेस्टेशन की। मतलब एग्रीकल्चर भाई ऑब्वियस थे, एक तरीके से क्या हो रहा है अल्टीमेटली पॉपुलेशन का बढ़ना ना, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर की डिमांड बढ़ रही है, खाना क्या खाएंगे, और एग्रीकल्चर करने के लिए फॉरेस्ट की कटाई हो रही है, तो ये मेन रीजन है। और फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन, साथ में कुछ लॉस फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी का, ये सब देखने को मिला है, कुछ क्या बहुत सारा। उसके साथ यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट, देखिए ये क्या है? द वर्ल्ड इज नॉट ऑन ट्रैक टू मीट दिस टारगेट फॉर फॉरेस्ट टू इंक्रीज फॉरेस्ट बाय 3% वर्ल्ड वाइड बाय 2030। क्या है टारगेट? टारगेट ये है कि 2030 तक 3% इंक्रीज करेंगे यहाँ पे फॉरेस्ट में। और पूरा जो वर्ल्ड है, सारी कंट्रीज हैं, ये इस ट्रैक पे नहीं है, काम इस फील्ड में नहीं हो रहा है टाइम से, ठीक है। उसके इसने पता लगाया कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज के बारे में, तो भाई देखा कि जो फॉरेस्ट स्पेशलिस्ट इंडेक्स के बारे में देखें, जिसे डेवलप करा गया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा। ये जो फॉरेस्ट स्पेशलिस्ट इंडेक्स है, ये 53% से कम हुआ है बिटवीन 1970 से लेके 2014 के बीच में, जो ये दिखाता है कि स्पीशीज का कितना ज़्यादा हाई रिस्क है ये एक्सटेंशन होने में, कि मतलब वो एकदम ख़त्म हो जाएंगे अगर इस तरीके से फॉरेस्ट कम होता रह गया तो। हेल्थ रिस्क, इसने ये पता लगाया कि फॉरेस्ट के ऊपर हेल्थ का भी रिस्क है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिजीजेस बहुत सारे आ रहे हैं, मलेरिया, चगास डिजीज, लेशमैनियासिस, लाइम डिजीज, HIV, इबोला, ठीक है। तो ये हेल्थ रिस्क भी पोस्ट करते हैं फॉरेस्ट एसोसिएटेड, मतलब फॉरेस्ट के अंदर क्या, फॉरेस्ट एसोसिएटेड डिजीजेस से। अब तो मेजॉरिटी ऑफ नए नए इन्फेक्शंस होते हैं जो ह्यूमंस को इन्फ्लेक्ट करते हैं, जैसे कि आप अब चाहे अभी वाला कोरोना सार कॉव 2 की बात कर लो, ऐसा वायरस जिससे कोविड-19 का पेंडेमिक अभी चल रहा है, ये जूनोटिक है। और इनकी इमरजेंस कह सकते हैं कि जो इतना ज़्यादा फॉरेस्ट का एरिया लॉस हुआ है ना, ख़त्म हुआ है ना, इसकी वजह से ही ये चीज़ें यहाँ पे ह्यूमंस की तरफ फैली हैं, समझे। तो ह्यूमन पॉपुलेशन जो है, जो है एक्सपेंशन जो हो रहा है इतना फॉरेस्ट की तरफ ह्यूमन पॉपुलेशन का, इसकी एक वजह है ये। और इससे क्या होता है, ह्यूमन एक्सपोजर वाइल्ड लाइफ से और ज़्यादा हो रहा है। भाई वो अपने, एक बात समझो, वो अपने जानवर अपने एरिया में रह रहे थे और हम अपने एरिया में रह रहे थे। अब हम काट काट के अगर उनके एरिया में रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो हेल्थ रिस्क है, अब भाई फॉरेस्ट एसोसिएटेड हेल्थ रिस्क क्या होते हैं, जैसे वहाँ पे मलेरिया है, उससे ह्यूमन के थ्रू वहाँ पे तुम पहुँच जाओगे, तुमको मलेरिया के चांसेस बढ़ जाएंगे। चगास, लाइम डिजीज, HIV, बोले जो भी है, तुम अगर इस फॉरेस्ट को काट काट के उनके हैबिटेट में रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके जानवरों वाले डिजीजेस तो तुमको हो जाएंगे ना। तो सेम चीज यहाँ पे भी देखने को मिल रही है कि भाई ह्यूमंस को हेल्थ रिस्क देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे अभी तक तो हमने पूरा इस रिपोर्ट के बारे में समझ लिया। अब हम जो है, जो फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट जो FRA 2020 है, थोड़ा सा हम उस बारे में भी समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि फॉरेस्ट रीजनरेशन, अब इसमें क्या है कि एरिया जो कि नेचुरली रीजनरेट करता है ना फॉरेस्ट को, कि भैया पेड़ कटे अपने आप ही जो है उगने लगे, अपने आप ही वो फॉरेस्ट उग गए, तो ये ऐसा एरिया तो देखिए कम हुआ है 1990s के बाद। बट एरिया जो कि प्लांटेड फॉरेस्ट का है वो यहाँ पे बढ़ा देखने को मिला है, ठीक है। एशिया के पास हाईएस्ट नेट गेन है फॉरेस्ट एरिया का, वाइल अफ्रीका के पास लार्जेस्ट एनुअल रेट है नेट फॉरेस्ट लॉस का। फिर समझ लो यहाँ पे, एशिया हैड हाईएस्ट नेट गेन ऑफ फॉरेस्ट एरिया वाइल अफ्रीका हैज लार्जेस्ट एनुअल रेट ऑफ नेट फॉरेस्ट लॉस। उसके साथ
क्या मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि अफ्रीका में क्यों नेट फॉरेस्ट लॉस हो रहा है कंपेरेटिवली टू एशिया? प्लीज़ अगर आपको रीज़न पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताऊँगी। सेकंड पॉइंट देखिए, प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में। तो इस रिपोर्ट ने पता लगाया कि करीब 18% जो फॉरेस्ट वर्ल्ड वाइड है, वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ में है, ठीक है? और 25% जो है फॉरेस्ट का वर्ल्ड वाइड में प्राइमरी फॉरेस्ट है। ये प्राइमरी फॉरेस्ट है। कौन-कौन से? मतलब फिर समझिए यहाँ पे कि 18% जो फॉरेस्ट हैं वर्ल्ड वाइड के, पूरे वर्ल्ड के, ये प्रोटेक्टेड एरिया में आते हैं। क्लियर है? और 25% जो इसमें से फॉरेस्ट हैं वर्ल्ड वाइड के, ये प्राइमरी फॉरेस्ट है, मतलब फॉरेस्ट जिनकी कोई भी विजिबल इंडिकेशन नहीं है ह्यूमन एक्टिविटीज का, वहां पे कोई ह्यूमंस वगैरह नहीं जाते, तो प्राइमरी फॉरेस्ट कहते हैं उनको। दूसरी बात इन्होंने कही कि साउथ अमेरिका का हाईएस्ट शेयर है फॉरेस्ट में प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर, ठीक है? कितना है? 31% है। और करीब 10% जो पूरे वर्ल्ड के फॉरेस्ट हैं, ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के दे रखे हैं। उसके बाद बात आती है फॉरेस्ट फायर की। तो ये कहते हैं कि आग की वजह से करीब 4% जो टोटल फॉरेस्ट का एरिया है ट्रॉपिक्स में, वो खत्म हो गया है, मतलब आग लग गई है इतने एरिया में। और उसके साथ डिक्रीज इन कार्बन स्टॉक, दो टोटल कार्बन स्टॉक है फॉरेस्ट के अंदर, ये डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 668 गीगा टन्स जो कि 1990 में था, और ये घट के 662 गीगा टन्स हो गया है 2020 में। समझ गए इतनी बात को आप? अब ट्रॉपिकल देख लीजिए, ये एरिया आता है, ये एरिया आता है, ये सब देख रहे हैं जो इस कलर के हैं। बोरियल फॉरेस्ट, ये देखिए यहाँ पे इस तरह के जितने भी हैं बोरियल फॉरेस्ट हैं। उसके टेम्परेट की बात करें तो ये देखिए सब सब टेम्परेट है। उसके सब ट्रॉपिकल की बात करें तो ये देखिए, है ना? ये तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। खैर, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक कहता है नगर वन स्कीम। क्या है नगर वन स्कीम, समझते हैं। देखिए न्यूज़ में क्यों नहीं, पहले ये बात जान लेते हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर को सेलेक्ट करा है नगर वन या अर्बन फॉरेस्ट स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। किसकी कैपिटल को? अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर को सेलेक्ट करा गया है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। अब बात जानते हैं नगर वन स्कीम के बारे में कुछ। देखिए इसमें क्या है कि हम यहाँ पे फॉरेस्ट को क्रिएट करेंगे करीब 200 अर्बन सिटीज में अक्रॉस द कंट्री अगले 5 सालों में। ये है स्कीम। और इसमें मेन फोकस क्या होगा कि लोगों को पार्टिसिपेट करवाना, साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलजुल के काम करना, म्यूनिसिपल बॉडीज के साथ मिलजुल के काम करना, एनजीओज के साथ, कॉरपोरेट्स और लोकल सिटीजन के साथ भी। और पुणे का जो ये वारजी फॉरेस्ट है, ये गुड मॉडल ऑफ ग्रोथ है, मतलब ये जो है पुणे का वारजी फॉरेस्ट ऑफर करता है एक अच्छा मॉडल ग्रोथ के लिए। फॉरेस्ट एक बार इस्टेब्लिश हो गए, उसके बाद इस्टेब्लिश होने के बाद वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी उनको बाकी मेंटेन करती रहेंगी। तो अब इसी के साथ बात आती है कि अर्बन फॉरेस्ट्री क्या होती है। देखिए अर्बन फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि एक इंटीग्रेटेड सिटी वाइड अप्रोच है। क्या? किसमें? प्लांटिंग में, मतलब प्लांटिंग होती है, नए नए प्लांट्स लगाए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा केयर करी जाती है, मैनेजमेंट होता है ट्रीज़ का, फॉरेस्ट का, नेचुरल सिस्टम्स का एक सिटी के अंदर, ताकि हो क्या कि जो मल्टीपल इन्वायरमेंट और सोशल बेनिफिट्स हैं जो अर्बन डवेलपर्स के लिए, उनको यहाँ पे मिल सके, सिक्योर हो सके, कि भैया ऐसा ना हो कि जो है कल को सब कुछ खत्म हो जाए, मर मरा जाए जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो सब कुछ मिलता रहे, इसलिए ट्रीज का होना बहुत ज़रूरी है और इसी पे यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। ये ध्यान देता है कि सारे ट्रीज जो हों, या एज वेल एज जो अदर ग्रीन रिसोर्सेज हों, या अर्बन एरियाज के अंदर या अर्बन एरियाज के आसपास, जैसे कि वुडलैंड्स होते हैं, पब्लिक या प्राइवेट अर्बन पार्क्स होते हैं, गार्डन्स होते हैं, अर्बन नेचर एरियाज होते हैं, स्ट्रीट ट्री होते हैं, स्क्वायर प्लांटेशन होते हैं, बॉटनिकल गार्डन, सीमेंट्रीज होती हैं, जितना भी हो, इन सारे के सारे को यहाँ पे जो है वो प्रोटेक्ट करा जा सके, उन पे ध्यान देने की यहाँ ज़रूरत आती है। अब बात आती है कुछ रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। तो देखिए यहाँ रिलेटेड न्यूज़ में यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखेंगे हरित पाठ लिखा हुआ है। क्या है ये? देखिए मोबाइल एप्लीकेशन है एक, ठीक है, जो फैसिलिटेट करेगी क्रिएशन ग्रीन हाईवेज का पूरे ही कंट्री में। याद रखिएगा हरित पाठ, भूलिएगा नहीं क्या है ये देखिए लोकेशन क्या है, ग्रोथ कितनी हुई, कितनी मेंटेनेंस एक्टिविटी चल रही है, क्या टारगेट है, वगैरह वगैरह, हर एक प्लांट को कैसे लगाया जा रहा है सारे हाईवे प्लांटेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर। ठीक है, ये बात हो रही है ना कि हाईवेज पे खूब पेड़ लगाएंगे। डेवलप करा गया है इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ
रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर। और रिसेंटली हुआ क्या कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक पूरे नेशन वाइड प्लांटेशन ड्राइव भी करी जिसका नाम रखा हरित भारत संकल्प, जिसके अंदर क्या था कि करीब 25 लाख प्लांट्स को 25 डेज के अंदर प्लांट करना था, जो कि यहाँ पे नेशनल हाईवेज में है, मतलब नेशनल हाईवेज के अंदर प्लांट्स वगैरह लगाने थे। बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की। टॉपिक कहता है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। जानते हैं न्यूज़ में क्यों रहा। देखिए रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक फ्रेश गाइडलाइंस बनाई, किसके लिए? कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के लिए और हैबिटेट राइट्स के लिए। तो अब आप कहेंगे कि मैम ये कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट क्या होते हैं, ज़रा बताइए। देखिए शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के, या आप कह लो शॉर्ट फॉर्म में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA 2006 जो है ये रिकॉग्नाइज करता है और वेस्ट करता है सिर्फ दो ब्रॉड टाइप्स ऑफ राइट्स को, शेड्यूल ट्राइब्स और कुछ दूसरे ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए। अब वो दो कौन कौन से राइट्स हैं जो रिकॉग्नाइज करता है? एक करता है इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स को और एक कहता है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स को। ठीक है, दो तरह के हो गए। अब जो ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी पॉपुलर इंटाइटलमेंट बेस्ड लॉ है। मतलब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐसा लॉ है जो ट्राइबल और कुछ दूसरे ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के राइट्स को फॉरेस्ट की लैंड के ऊपर जो है वो फेवर करता है। मतलब समझे आप, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी पॉपुलर भी है ये लॉ। जो क्या करता है, ये ट्राइबल हो या दूसरे जो ट्रेडिशनल जो पुराने फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, फॉरेस्ट से सामान वगैरह निकालते हैं, ठीक है, अपने यूज़ के लिए या बेचने के लिए, जैसे भी करके अपनी लाइवलीहुड के लिए, तो ये ट्राइबल और जो आपके ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं इनके राइट्स को फॉरेस्ट की लैंड के ऊपर यही फेवर करता है। दूसरी बात जो FRA 2006 है, यही फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो है ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स। किस लिए ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है? फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द फॉरेस्ट राइट सो वेस्टेड एंड द नेचर ऑफ एविडेंस required for such recognition and vesting in respect of forest land। तो ये कहता है कि इन फॉरेस्ट राइट्स के लिए यहाँ पे क्या एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है ऐसे रिकॉग्निशन के लिए, कि तभी हम आपको देंगे फॉरेस्ट लैंड के रेफरेंस में चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो क्या एविडेंस है क्या नहीं, ये सब कुछ बताता है ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। अब देखिए यही FRA जो है ये ग्राम सभा को भी पावर देता है कि आप ऐसी अथॉरिटी बनोगे जो ये पूरा प्रोसेस डिटरमाइन करोगे कि क्या नेचर है, क्या किस एक्सटेंट तक किसी इंडिविजुअल या कम्युनिटी के फॉरेस्ट राइट्स होते हैं। बात समझ में आई? उसके साथ यही जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है ये ग्राम सभा को यहाँ पे पावर देता है कि आप ही ऐसी अथॉरिटी बनोगे जो ये पूरे प्रोसेस को इनिशिएट करोगे कि भैया इसमें किस नेचर तक, किस एक्सटेंट तक कोई इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटी अपने फॉरेस्ट राइट जो उसको मिले हुए हैं उनका यूज़ कर सकती है। समझे, किस हद तक वो यूज़ कर सकती है, सारा कुछ यहाँ पे ग्राम सभा डिटरमाइन करेगी। उसके बाद आगे बताऊं तो ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस हैं ये कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट के। रिसेंटली इनका एम ये है कि गाइड करें और एम्पावर करें किसको? ग्राम सभा को, ताकि ग्राम सभा प्रॉपर तरीके से मैनेज और कंजर्व कर सके अपना जो राइट्स, जो आपके कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स हैं, एक अच्छे तरीके से, एक सस्टेनेबल तरीके से उसे मैनेज कर सके। इसके लिए ये जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस हैं ये उनको पावर देती हैं। अब देखिए यहाँ पे ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस हैं क्या, पहले ये समझते हैं, और ये जो फॉरेस्ट राइट एज पर FRA है ये समझते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत फॉरेस्ट राइट्स कौन कौन से हैं, पहले ये समझते हैं। देखिए यहाँ पे कम्युनिटी राइट जैसे कि निस्तार इंक्लूडिंग दोज जो कि पहले प्रिंसली स्टेट जमींदारी और ऐसे कुछ इंटरमीडिएट रिजाइम यूज़ करते थे, ये आते हैं इसके अंदर। उसके बाद राइट्स ऑफ ओनरशिप, एक्सेस टू कलेक्ट, यूज एंड डिस्पोज जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको। तीसरा कोई दूसरे कम्युनिटी राइट जैसे कि यूजेस या एंटाइटलमेंट्स जैसे कि फिश या कोई दूसरे प्रोडक्ट वाटर बॉडीज के, उसके साथ ग्रेजिंग, ट्रेडिशनल सीजनल रिसोर्स एक्सेस जो नोमैडिक या पैस्टोरल कम्युनिटीज़ के होते हैं, है ना, नोमैडिक मतलब इधर से उधर से जाती रहती हैं। उसके बाद राइट्स इंक्लूडिंग कम्युनिटी टेन्योर्स ऑफ हैबिटेट एंड हैबिटेशन,
जो कि आपका प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स या प्री एग्रीकल्चर कम्युनिटीज के होते हैं। उसके साथ राइट्स ऑफ सेटलमेंट्स एंड कन्वर्जन ऑफ ऑल फॉरेस्ट विलेजेस इनटू रेवेन्यू विलेजेस। फिर राइट टू प्रोटेक्ट, रीजनरेट और कंजर्व और मैनेज एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स which they have been traditionally protecting and conserving for sustainable use। उसके साथ rights which are recognized under any state law या फिर laws of any autonomous district council या autonomous regional council। फिर उसके बाद right to access of biodiversity and community, right to intellectual property या फिर ट्रेडिशनल नॉलेज, जो भी आपका बायोडाइवर्सिटी या कल्चर डाइवर्सिटी से रिलेटेड होती है सब कुछ। उसके साथ कोई भी दूसरा ट्रेडिशनल राइट कस्टमरली, जो कि फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब्स एंजॉय करते हो या दूसरे कोई भी ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंजॉय करते हो, जिसमें आपका राइट, ट्रेडिशनल राइट ऑफ हंटिंग या ट्रैपिंग या एक्सट्रैक्टिंग अ पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ एनी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल नहीं आता है। ये बात याद रखिएगा, ऐसे नहीं कि सारे के सारे जानवरों को मारना शुरू कर दिया अपना हक बता के। अच्छा, अभी ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस क्या हैं, ये कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के लिए कौन कौन सी हैं, देखिए यहाँ समझते हैं। ये कहती है कि यहाँ पे हम कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे और इसका ये एग्जीक्यूटिव आर्म होगी ग्राम सभा की, मैनेज करने में कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स को। इसके अंदर जो है वो कम से कम 5 तो मेंबर्स होंगे, है ना, नॉट लेस देन 5% एज मेंबर्स, 5% तो होंगे ही मेंबर के तौर पे, विद एटलीस्ट 2/3 जो मेंबर्स होंगे वो शेड्यूल्ड ट्राइब से होंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ये कि ये यहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देती है ग्राम सभा को फंड के थ्रू। किसके थ्रू? फंड के थ्रू पैसा वगैरह देती है। और ये पैसा पाएगी कैसे? ये जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको बेचकर, डेवलपमेंट ग्रांट इसको सरकार देगी, कुछ नॉन प्रॉफिट्स भी देंगे, है ना, एज कंपनसेटरी के तौर पर। तो इससे इसको पैसा मिल जाएगा ग्राम सभा को। उसके साथ और भी पावर देती है यहाँ पे ग्राम सभा को कि आप यहाँ पे कम्युनिटीज को इंटीग्रेट करिए ताकि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करा सके, फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करा जा सके, साथ में कैचमेंट एरियाज हो गए, वाटर रिसोर्स हो गए, कोई दूसरे इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज हो गए जो आपके लोकेटेड हैं विद इन विच इट हैज हैड ट्रेडिशनल राइट्स। ठीक है, तो ये सारे को सारे आप यहाँ पे देखिए, ध्यान रखिए इसका। उसके बाद दूसरा एम्पावर करती है ग्राम सभा को कि आप यहाँ पे पावर्स और अथॉरिटी का यूज करिए, जैसा कि सेक्शन 5 में FRA के लिखा हुआ है, जो कहता है ना कि ड्यूटीज क्या है होल्डर्स की फॉरेस्ट राइट्स के। तो ये सारा का सारा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। तीसरी बात कि आप कंप्लेन को फाइल करिए बिफोर स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी, मतलब स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी के पास आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं अगर मान लीजिए कोई भी प्रोविजन इस FRA का 2006 का है, इसका कोई भी प्रोविजन का उल्लंघन होता है तो। उसके साथ आप रूल्स भी बना सकते हैं और कुछ डायरेक्शन भी दे सकते हैं यहाँ पे सरकार को, मतलब सरकार हो क्या, गवर्नेंस के लिए और कंजर्वेशन के लिए इस CFR के। जैसे कि आपका ये है कि पावर्स रेगुलेट करना, फंक्शंस या एक्टिविटीज़ जो भी इस कमेटी की है, या जैसे कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो गया, बेनिफिट शेयरिंग हो गई, उसके साथ ट्रांजिट परमिट देने का इंश्योरेंस हो गया, या फंड को मैनेज करने की बात हो गई, कुछ भी हो गया। और उसके साथ कहते हैं कि भाई अप्रूव और मॉडिफाई कर सकते हैं आप कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट कंजर्वेशन और मैनेजमेंट प्लान को, जिसे प्रिपेयर और सजेस्ट किया गया हो इस कमेटी के द्वारा। कौन सी कमेटी? मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में नाम बता दिया है इसका। ठीक है, नाम है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, तो ऐसा है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट कमेटी। फिर बात आती है यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ के बारे में, तो जानते हैं हैबिटेट राइट्स के बारे में। देखिए समझते हैं हैबिटेट राइट्स क्या है। हैबिटेट राइट्स जो कि आपके FRA 2006 के अंदर आते हैं, ये दिए जाते हैं पर्टिकुलरली, देखा जाए तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को, PVTG को। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC ने क्वेश्चन भी पूछा था ये। तो यहाँ पे दिए जाते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को। और सेक्शन 3 उसके बाद सब सेक्शन 1 पार्ट E जो है इसका FRA का, ये कहता है राइट्स के बारे में मेंशन करता है, जिसमें आपका कम्युनिटी टेन्योर्स आता है, हैबिटेट का, हैबिटेशन या फिर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स का, या प्री एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, सबके राइट्स इसके अंदर आते हैं। अब देखिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस क्या है इस हैबिटेट राइट्स को लेके। तो पहला देखिए
ड्राफ्ट डिफाइन करता है हैबिटेट को ऐसी जगह है, ठीक है। हैबिटेट क्या है इनके हिसाब से, ड्राफ्ट कहता है कि हैबिटेट ऐसी प्लेसेस होती हैं जहाँ पे ट्राइबल और कोई दूसरे ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर जो है इनका बहुत पुराना कनेक्शन होता है, चाहे वो स्पिरिचुअल टर्म में हो, मतलब भगवानी रूप में हो, चाहे वो कल्चरल टर्म में हो, चाहे वो सोशल टर्म में हो, जैसे बरियल ग्राउंड हो, उनका बर्थ प्लेस हो, टेम्पल हो, डिटीज रहते हो, है ना, ईश्वर वगैरह की कोई मूर्ति वगैरह वगैरह, ऐसी कोई भी चीज़ होगी तो यहाँ पे ये हैबिटेट कहलाएगा। और या तो फिर लाइवलीहुड मैटर हो, जैसे कि ऐसा एरिया जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन के लिए यूज़ करा जाता हो, या फिशिंग के लिए यूज़ करा जाता हो, या सीजनल कल्टीवेशन के लिए यूज़ करा जाता हो, या मेडिसिनल प्लांट्स के कलेक्शन के लिए यूज़ करा जाता हो, ऐसा एरिया। उसके साथ देखिए हैबिटेट राइट्स, इसमें बहुत सारे राइट्स आते हैं, है ना, और जिसे भी ऊपर के कनेक्शन के हिसाब से सारे राइट आते हैं इस हैबिटेट को लेके, जितने भी हक आते हैं इनके हैबिटेट, हैबिटेट समझ गए क्या होता है। अब जो भी हक इनका है हैबिटेट के अंदर, हैबिटेट राइट्स, वो सब कुछ इसके अंदर आता है। और कुछ हैबिटेट राइट आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि राइट टू परफॉर्म ऑल कस्टमरी रिलीजियस और कल्चर सेरेमनीज इन द लैंडस्केप रिलेटेड टू देयर क्लैंस। मतलब उस एरिया के अंदर जो भी उस जो ट्राइबल का क्लैन वगैरह है, जो भी उनसे रिलेटेड कस्टमरी रिलीजियस या कोई भी कल्चर सेरेमनीज होती हैं वहाँ पे परफॉर्म करी जा सकती हैं। दूसरा, राइट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द नेचुरल एंटिटीज, ठीक है, या सैक्रेड साइट जो भी हैबिटेट राइट्स के अंदर रिकॉग्नाइज करे गए हों वहाँ पे आप कंजर्व कर सकते हैं नेचुरल एंटिटीज को। तीसरी बात, राइट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व प्लेसेस इंपॉर्टेंट फॉर रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल पर्पस, जैसे कि सैक्रेड ग्रूव है कुछ, है ना, या जो भी है पेड़ वगैरह ऐसे लगे हुए हैं, जानवर कुछ ऐसा है जिसे इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, तो उन प्लेसेस को आप कंजर्व कर सकते हैं। चौथी बात, राइट टू प्रैक्टिस ट्रेडिशनल कल्टीवेशन सिस्टम, बहुत ही पुराने टाइम से कुछ कल्टीवेशन चला चला आ रहा है, तो यहाँ पे ये हक होता है कि उससे आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरे कुछ लाइवलीहुड जनरेटिंग एक्टिविटी जैसे कि सीजनल रिसोर्स यूज कुछ भी है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। आखिरी में, हैबिटेट राइट एक्सक्लूड, इसमें कोई ट्रेडिशनल राइट नहीं आता हंटिंग का या ट्रैपिंग का या एक्सट्रैक्टिंग का किसी भी बॉडी को, किसी भी स्पीशी की वाइल्ड एनिमल के। तो ये ना कहना भैया कि हम पहले इस जानवर को मारते थे तो अब इस जानवर को अभी भी मारेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते, बाकी सब यहाँ पे अलाउ है, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है डिफॉरेस्टेशन हॉटस्पॉट के बारे में। जानते हैं पहले कि ये न्यूज़ में क्यों रहा। देखिए, न्यूज़ में रहने की वजह ये है कि एक नई रिपोर्ट आई जो कि वर्ल्ड वाइड फंड की फॉर नेचर की थी, जिसे हम लोग WWF बोलते हैं। इसने एनालाइज करा कुछ 24 डिफॉरेस्टेशन हॉटस्पॉट को एशिया के अंदर, लेटिन अमेरिका के अंदर, अफ्रीका के अंदर, समझे। तो अब हाइलाइट्स क्या रहे इस रिपोर्ट की, पहले ज़रा ये जान लेते हैं। देखिए, ये देखने को मिला कि 2000 से लेके 2018 के बीच में करीब 2/3 जो टोटल ग्लोबल फॉरेस्ट कवर लॉस का है ये ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स एरिया में हुआ। फिर समझिए, जो ये ट्रॉपिक एरिया है और जो सब ट्रॉपिक एरिया है, यहीं पे ही 2/3 पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल का फॉरेस्ट कवर लॉस यहीं देखने को मिला है। वाइल फॉरेस्ट जानते हैं आप कवर करते हैं करीब 50% के अर्थ के लैंड का एरिया करीब 8000 ईयर्स अगो। मतलब हुआ क्या था क्या मतलब 8000 साल पहले की बात है, जब 50% में फॉरेस्ट हुआ करते थे पूरे वर्ल्ड के और 50% में और चीज़ें थी। लेकिन आज ये घट के सिर्फ और सिर्फ 30% हो गए, समझे। और रिपोर्ट ये भी देती है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिसमें लिंक देखने को मिलता है ड्राइवर्स ऑफ फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन ग्लोबली, क्या वजह है तो पूरे ही वर्ल्ड में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और अभी क्या अप्रोचेस हैं जिनसे हम इनको एड्रेस कर सकते हैं। अब देखिए, कमर्शियल एग्रीकल्चर यही बहुत बड़ी वजह है डिफॉरेस्टेशन का। लोग उगाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं और पैसे के लिए पेड़ काट रहे हैं। पर्टिकुलरली लार्ज स्केल फार्मिंग करने के लिए फॉरेस्टेड एरियाज को साफ किया जाता है, लाइव स्टॉक ग्रेजिंग के लिए, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, तो ये सब कुछ वजहें हैं। अब देखिए यहाँ पे WWF के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत, वर्ल्ड वाइड फंड के बारे में। देखिए, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइवेटली फाइनेंस कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है और ये इंटरनेशनल एफर्ट करता है जिससे इंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करा जा सके और उनके हैबिटेट को भी प्रोटेक्ट करा जा सके। ये काम करता है करीब 100 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज में, ताकि अलग अलग लाइफ की डाइवर्सिटी जो हमारे अर्थ के ऊपर है उसे प्रोटेक्ट करा जा सके, कंजर्व करा जा सके। अब ये देखिए, ये काम करता है लोकल कम्युनिटीज़ की मदद करने में, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें और जिन पे ये डिपेंड होती हैं। उसके साथ मार्केट्स ट्रांसफॉर्म, पॉलिसीज टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी और प्रोटेक्ट कर सके, रिस्टोर कर सके स्पीशीज़ को और साथ में उनके
हैबिटेट को भी। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसलिए ये काम करता है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एक। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये पार्ट फिलहाल को कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। सारे सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वेबसाइट का भी है, और अगर आप चाहते हैं तो ये वीडियोस फेसबुक पे भी आराम से देखें जाके। उसके साथ जॉइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।